सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हर साल नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास कितना नॉलेज है। बताइए, जीरो जो शून्य होता है वो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, मतलब कि एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? जल्दी से फटाक से अपना नाम लिखकर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है या फिर एक पूर्ण संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसका भी आंसर आपको आ रहा है ना, आप खुद उसका उत्तर पहले दीजिएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सही से समझाऊंगा, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या है। देखिए, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। तो इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है? बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना भाई। ओके, इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि क्या होगा इसका उत्तर। देखिए क्या है कि एक वस्तु है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर 500 रुपए में सेल करते हैं ना, तो एक दुकानदार को जो है हानि होती है, मतलब कि लॉस होता है। अब लॉस कितना होता है वो पता नहीं अपने को, है ना। सबसे पहले कंडीशन के ऊपर काम करें। चलिए भाई देखिए, अब हम कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। क्या कहता है कि जब इसका सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य 500 रुपए हो ना, जब इसको 500 रुपए में बेचते हैं ना, तो अपने को हानि होती है, मतलब कि लॉस होता है। अब बच्चों आपको पता है ना, अब आपको पता है कि जो हानि होती है ना, हानि का सूत्र क्या होता है बच्चों? लॉस का सूत्र क्या होता है? लॉस का सूत्र होता है बच्चों कि जो आपका क्रय मूल्य होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसमें से विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए तो आपको हानि मिल जाएगी बच्चों। अब देखिए, अब जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कि कितने में खरीदा जाए, कितने में परचेज किया है। तो भाई अपन को पता नहीं है ना कि कितने में परचेज किया, तो अपन एक्स मान लेते हैं। माना कि उसका कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है, तो भाई एक्स रुपए में उसने खरीदा। अब विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। ये देखिए यहां पर इसने कहा है ना कि जब उसको 500 रुपए में बेचते हैं ना, तो यहां पर अपने को हानि होती है। तो बच्चों हानि तो हो गई। अब एक्स रुपए में उसने खरीदा, 500 में बेचा, तो कुल मिलाकर ये हो गई अपनी हानि। अब बच्चों दूसरी कंडीशन की ओर जाते हैं। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या कहती है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर वो उसको 700 रुपए में बेचता, अगर वो उसको 700 रुपए में बेचता, तो जो पहले उसको हानि हुई है ना, उसका 3 गुना उसको प्रॉफिट होता, फायदा होता, लाभ होता। अब बच्चों लाभ का सूत्र क्या है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं बच्चों। लाभ का सूत्र होता है बच्चों, विक्रय मूल्य जो होता है ना, मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए। अब बच्चों लाभ कितना हुआ है ये आपको पता है कि जो पहले हानि हुई थी ना, उसका 3 गुना अपने को लाभ हो गया है। जो पहले हानि हुई थी उसका 3 गुना लाभ हो गया, तो उसको यहां पर लिख दीजिए। अब विक्रय मूल्य बच्चों, अभी विक्रय मूल्य क्या है? 700 रुपए। ये खुद बोल रहा है ना कि जब इसको 700 रुपए में बेचेंगे तो 3 गुना लाभ हो जाएगा, मतलब कि जो हानि हुई थी उसका 3 गुना लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य बच्चों हो गया अपना 700 रुपए, और कॉस्ट प्राइस x रुपए हमने माना था, तो ये हमने x मान लिया। अब बच्चों इसको और आगे लेकर के जाते हैं अपन लोग। क्या करते हैं, पहले जो हानि हुई थी बच्चों कितनी हुई थी? x माइनस 500 रुपए। तो बच्चों यहां पर हानि की जगह मैं लिख सकता हूं x माइनस 500 रुपए। चलिए, तो 3 गुना x माइनस 500 रुपए बराबर, अब 700 रुपए में से x रुपए को घटा दो। अब बच्चों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बच्चों क्या करना है अपने को, सिंपल सा एक कंसेप्ट है यहां पर। क्या है बच्चों कि 3x हो गया है ना, 3x दिख तो रहा है बच्चों आपको? चलिए नहीं दिख रहा होगा शायद, है ना। चलिए मैं इसको है ना पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं वापस, जो अपना पहले वाला पेन था वो ले लेते हैं। यहां पर 3 था, यहां पर x था, ठीक है। चलिए ये 3 था। अब बच्चों 3 को मैं अंदर लेके जाता हूं तो 3x हो गया, माइनस का
1500 हो गया, बराबर में बच्चों 700 हो गया, और माइनस में बच्चों x हो गया। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। अब बच्चों मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं पेन कौन सा लूं? चलिए मैं लाल पेन लेता हूं। चलिए ठीक है, लाल पेन लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। तो x को एक साइड ले लो और जो संख्या है उसको दूसरी साइड ले लो। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, 3x यहां पर है, ये x यहां पर माइनस में है, तो ये पॉजिटिव का हो गया, बराबर का साइन लगाया। 700 रुपए यहां पर पहले से लिखा है और ये 1500 रुपए यहां पर पॉजिटिव में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब बराबर के साइन के इस साइड जाते हैं ना, या फिर इस साइड जाते हैं, तो जो आगे साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसके आगे पहले माइनस था, उस साइड जाते ही पॉजिटिव हो गया। इसके यहां पर माइनस था, इस साइड आते ही पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों कुल मिलाकर क्या हो गया, इस चीज को समझिए। ये हो गया बच्चों 4x, एक तो ये हो गया और एक इसको जोड़ दो, तो 3 और 1 4, 4x हो गया, बराबर में बच्चों 700 और ये 1500, 2200 हो गया। 2200 ये हो गया। अब बच्चों x बराबर क्या होगा, ये यहां पर गुणा में है, उस साइड जाकर भाग में आ जाएगा। तो 2200 में अपन ने 4 का भाग दे दिया। अगर इसको और काटते हैं तो बच्चों 1100 के अंदर 2 का भाग दे दो, मतलब कि बच्चों कितना रुपया हो गया, मतलब कि कितना रुपया हो गया। अब 1100 का हाफ करना है, 1000 का जो हाफ होता है 500 और 50, तो 550 रुपए उसका क्या हो गया बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसने क्या पूछा था अपने से, क्या पूछा था अपने से कि भाई इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो भाई 550 रुपए भी अपना एकदम सही उत्तर है। भाई किस किस को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करके बताओ। आपको हाथ खड़ा करना आता है? कमेंट सेक्शन में अपना हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल पूछा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे, तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को आज ही इंस्टॉल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपना कोर्स आज ही रजिस्टर करके फुल स्टडी घर बैठे शुरू कर दीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर किया है? चलिए बात करते हैं। 12 मीटर गुणा 10 मीटर के एक रूम की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। भाई आपको क्वेश्चन को पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं समझा दूंगा, कोई यहां पर बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझाऊं मैं आपको कि 12 मीटर गुणा में 10 मीटर, 12 मीटर गुणा में 10 मीटर। देखिए बच्चों इस प्रकार से एक रूम का फर्श जो होता है ना बच्चों, क्या होता है फर्श, मतलब कि जो फ्लोर होता है ना, नीचे जो फर्श होता है वो इस प्रकार से फर्श है। ये फर्श 12 मीटर तो लंबा है, 10 मीटर का चौड़ा है। ओके, अब इस रूम में बच्चों क्या करना है अपने को, 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। बच्चों क्या करना है, ये एक पट्टी है बच्चों, एक इसको पट्टी मान लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की है। तो ऐसी पट्टियां अपने को बच्चों क्या करनी है, इस रूम में लगानी है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसी पट्टियां लगानी है अपने को यूं। तो क्वेश्चन का ये कहना है कि ऐसी कितनी पट्टियां इस रूम में लग जाएगी। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अपने को एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है, क्षेत्रफल। क्या करते हैं बच्चों अपन लोग, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल मतलब कि एरिया निकालते हैं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये जो फर्श है ना बच्चों, की कुल मिलाकर फर्श का एरिया कितना है, और उस फर्श के एरिया में, उस फर्श के क्षेत्रफल में जब मैं इस एक पट्टी के क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा ना, तो मुझे कुल कितनी पट्टियां लगेगी वो पता चल जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, देखिए 10 मीटर गुणा 12 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 गुणा में 12 बट्टा में इसका भाग दे दिया 10 गुणा में 8, और ये आपका गलत हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। क्योंकि जब हम कभी भाग देते हैं, जब कभी जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, माइनस करते हैं, तो इकाइयों का ध्यान रखना पड़ता है। इकाइयां, ये आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने बहुत बार हमारे फुल कोर्स के अंदर भी आपको बताया है। इकाइयां का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट्स। जैसे कि बच्चों रूम का जो फर्श है ना, उसकी यूनिट्स दी गई बच्चों अपने को मीटर में, लेकिन जो पट्टी है उसका दिया गया है मुझे सेंटीमीटर में। सो मीटर और सेंटीमीटर दोनों सेम नहीं है। जब सेम हो, मान लीजिए मीटर, यहां पर भी मीटर दिया गया है और यहां पर भी मीटर है, दोनों और अगर मीटर है तो आप भाग दे दीजिए।
फिर कोई दिक्कत नहीं। और अगर बराबर नहीं है तो मीटर को या तो सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो बच्चों आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों रूम क्या है बच्चों, 10/12, मतलब कि 10 मीटर हो गया 100 गुणा में 10, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर, और ये हो गया बच्चों 1200 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको क्या करना है, 1000 सेंटीमीटर गुणा में 1200 सेंटीमीटर बट्टा में, अब आप इसका भाग दे दीजिए बच्चों। भाग किसका दे दीजिए, 8 गुणा में 10। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया 4 आया, 2 का भाग दिया 60 आ गया, 2 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 30 आ गया, फिर से 2 का भाग दिया 1 आया, 2 का भाग दिया 15 आ गया। अब ये 15 हो गया, ये 1000 हो गया। तो 1000 गुणा में 15 बच्चों क्या आता है, 15,000। सो 15,000 पट्टियों की जरूरत होगी। चलिए उत्तर देखते हैं ना, उत्तर की ओर देखते हैं। बी हमारा एकदम सही उत्तर होता है। किस किस को समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन? चलिए भाई अब तीसरे क्वेश्चन का फटाक से उत्तर बता दो, फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी दिखता है लेकिन बहुत सारे बच्चे हर साल गलती कर लेते हैं ना। चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक और शेयर किया होगा आप लोगों ने, सब्सक्राइब भी किया होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कहता है एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। एक डिब्बा है बच्चों, ये एक डिब्बा है, इसके अंदर 500 अंडे हैं बच्चों। कितने अंडे हैं? 500 अंडे है इस डिब्बे के अंदर। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि बच्चे गलती कहां कहां करते हैं और कहां कहां हमें इस क्वेश्चन में शॉर्टकट का यूज करना है। ओके चलिए भाई 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे जो है वो टूट गए। अब पीछे जो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडों की संख्या क्या है? अब पीछे इस डिब्बे के अंदर कितने अंडे बचे हैं ये अपने को बताना है। अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए और शेष जो अंडे बचे थे उसका 4/5 भाग बेच दिया गया। अब बच्चों देखिए 3/25 अंडे जो है वो टूट गए, जैसे कि अब 500 अंडे कुल थे। अब इन 500 का 3/25 अंडे टूटे तो पीछे कितने बचे बच्चों? एक में से 3/25 को घटा दीजिए। ये आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में आपको मिले, उसका भाग मिले, तो आपको अगर पूछा जाए कि इतना भाग टूट दिया गया, इतना भाग बेच दिया गया, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसको एक में से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि पीछे कितना बचा है। जैसे कि एक में से जब मैं 3/25 को माइनस करता हूं तो मुझे 22/25 मिलता है, मुझे 22/25 मिलता है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 500 में से 3/25 अंडे टूट गए, अब पीछे बचे हैं 22/25 अंडे। इस 22/25 अंडों में भी 4/5 भाग जो है वो बेच दिया है, उसको सोल्ड आउट कर दिया है। अब पीछे कितने बच्चे हैं ये अपने को बताना है। अब बच्चे गलती कहां करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे सीधा 500 का 4/5 भाग निकाल देते हैं। लेकिन अपने को ये नहीं करना, ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेष अंडों का 4/5 भाग, मतलब कि शेष अंडे कौन से हैं? 22/25। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है? 500 का 22/25 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3/25 अंडे टूटने के बाद इतने अंडे पीछे बचे हैं। अब ये अंडे जो बचे हैं ना बच्चों, इसका भी 4/5 भाग जो है वो बेच दिया गया है। अब पीछे कितने बचे? तो बच्चों देखिए अपने को क्या निकालना है? 500 का 22/25। अब इसको अगर मैं काटता हूं ना बच्चों तो क्या आता है? यहां पर आ जाएगा बच्चों मेरे पास 5 दूनी 10, 20 गुणा में 22, ये मेरे को मिल गया। अब 20 गुणा में 22 तो पीछे बचे थे, उसमें से 4/5 जो है उसको बेच दिया गया है। तो बच्चों 20 गुणा में 22 का 4/5 भाग जो है वो बेच दिया गया है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, 20 गुणा में 22 में से
इसको माइनस करता हूं। क्यों माइनस किया? क्योंकि इतने अंडे मेरे पास बचे थे, अब इसी का 4/5 भाग जो वो मैंने बेच दिया है। तो बच्चों अब मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है वो चीज बताइए। यहां पर बच्चों आप देखिए, मैं चाहूं तो इसको सीधा बाहर निकाल लूं, उसको एक में से करूं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सीधा यहां से काटूंगा। तो क्या आ गया बच्चों, 5 चौक 20 आ गया। अब पीछे क्या बचा, 20 गुणा में 22 माइनस, अब बच्चों देख 4 चौक 16, तो 16 इंटू में 22, ये मुझे मिल गया। अब बच्चों यहां पर भी 22 है, यहां पर भी 22। देखिए बच्चों मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सीधा कैलकुलेशन करते हैं, ये लो मेरे को अरे सबको आती है कैलकुलेशन, लेकिन अपने को समय बचाना है ना, तो बचाना ऐसे ही है, एक साथ में कैलकुलेशन करो, कुछ ना कुछ कट जाएगा ऊपर नीचे, तो फिर समय बच जाएगा अपना। देखिए मेरा कितना समय बच रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 22 जो है ना 22, इस 22 को बाहर लेकर के आ रहा हूं, तो मैं 22 को कॉमन ले आया एक, क्योंकि यहां पर भी 22 है, यहां पर भी 22 है, बाहर ले आया। पीछे क्या बचा बच्चों, यहां पर 20 बचा, 20 में माइनस बचा, यहां पर 16 बचा, तो बच्चों क्या बचा, 22 गुणा में अब 4 पीछे बच गया, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88, 88 मेरा उत्तर आ गया। 88 अंडे, 88 अंडे पीछे बचे हुए हैं, तो ये रहा अपना 88 उत्तर। आ गया समझ में भाई? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। किस किस को समझ में आ गया कमेंट में लिख के बताओ भाई। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर कौन बताएगा, कौन सी राशि? देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना ये साधारण ब्याज से है, साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज भी हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे बना, कैसे यूज होता है, सारा कुछ हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको समझाया गया है। फिर भी चलिए मैं आज आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है ना वो इस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना। अब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है भाई। देखिए कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाएगी। अब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना बच्चों, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सूत्र हमें कहता है मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल, समय गुणा में दर मतलब कि रेट, बट्टा में 100। जब आप ये सूत्र लगाते हैं तो आपको साधारण ब्याज मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर। अब बच्चों जो जो आपको दिया गया है ना, सबसे पहले उसको लिखो कि दर आपको दी गई है 8% वार्षिक, और आपको क्या दिया गया है 4 वर्ष, मतलब कि समय दिया गया है, तो समय आपको दिया गया है 4 वर्ष। बच्चों जो भी दिया गया है ना सबसे पहले उसको लिख डालो। अब और आपको क्या दिया गया है, अब आपको 6,600 रुपए बनाना है, मतलब कि मूलधन पता नहीं, मूलधन अपने को पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मूलधन को x रुपए मान लेता हूं, जो आपको नहीं दिया गया है उसको आप x मान लो। चलिए भाई मूलधन को मैंने x मान लिया, तो x गुणा में दर, सॉरी समय मेरे पास बच्चों क्या है 4 साल, तो ये लो 4 साल, दर 8% वार्षिक। अब बच्चों यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी है कि दर और समय जो है ना इनकी इकाइयां इक्विवेलेंट होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। मतलब कि समय अगर आपको वर्ष में दिया गया है ना, समय अगर आपको वर्ष में दिया गया है तो दर जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आपको वार्षिक ही देनी होगी। अगर समय आपका महीनों में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महीनों में होनी चाहिए, ये नहीं है तो आपको चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर दोनों के दोनों वर्ष में है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो x गुणा में 4 गुणा में 8 ये मैंने लिखा, बट्टा में मैंने लिखा 100। ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे इस x रुपए को 6,600 रुपए बनाना है कुल मिलाकर। तो बच्चों कुल मिलाकर जो रुपए होते हैं ना, कुल राशि जो होती है ना बच्चों, कुल राशि, इसका एक नाम है बच्चों कुल राशि। कुल राशि बराबर क्या होता है बच्चों, कुल राशि बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन में ब्याज को जोड़िए कि भाई कितने रुपए लिए थे और कितना ब्याज बना, ये होता है कुल राशि। तो कुल राशि अपने को बच्चों दी गई है 6,600 रुपए। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, देखिए कुल राशि की जगह पर लिखता हूं 6,600 रुपए बराबर में बच्चों मूलधन मैंने x माना था और ब्याज मेरा ये हो रहा है, ये मेरा ब्याज हो रहा है। सो x गुणा में 4 गुणा में 8 बट्टा में 100, ये मेरा ब्याज हो गया। अब बच्चों देखिए मेरी इक्वेशन एकदम सिंपल सी बन गई है, मुझे x का मान निकालना है। मुझे यही तो पूछ रहा है ना कि कितने रुपए, मतलब कि कुल मिलाकर ये मेरे से मूलधन ही पूछ रहा है, मतलब कि x का वैल्यू मुझे कुल मिलाकर निकालना है। बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, एलसीएम लेता हूं मैं यहां पर, ये आ गया 1। ओके, सो 6,600 बराबर ये 100 से गुणा कर देगा, है ना, 100 गुणा में x, पॉजिटिव में आ गया, यहां पर ऊपर आ गया 8 चौक 32, 32x आ गया बच्चों, है ना, एंड नीचे आ गया मेरे पास 100, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस 100 को उस साइड लेकर के जाता हूं। सो यहां पर भाग में है, यहां पर गुणा में आ जाएगा। सो 6,600 गुणा में 100 बराबर, अब बच्चों यहां पर आ गया 100x और यहां पर आ गया 32x। तो कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चों, यहां पर हो गया 6,600 और पीछे ये 2 जीरो और आ गए और बराबर में आ गया बच्चों मेरे पास 132x। बच्चों कुल मिलाकर मुझे x का वैल्यू निकालना है। सो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6,600 ये 0 0 लगाकर 132 का भाग दे दीजिए। अब बच्चों मैं इसके अंदर भाग देता हूं, इसको मैंने 2 से काटा तो 3 3 0, मतलब ये हो गया 330 और ये 3 बार 0 फिर से आ गया, है ना, ये फिर से आ गया। एंड 132 का आप क्या होता है 60 और 60 मतलब 120 हो गया, 60 और 6 66 है ना। सो नीचे 66 आ गया। अब बच्चों मैं इसको फिर से 2 से काटता हूं, चलिए, या फिर मैं एक काम करता हूं, है ना, ये है 33 एक बार आया, यहां पर 2 बार आ गया 66 में, है ना। अब बच्चों मेरे पास क्या बचा, ये 33 में एक बार आ गया, अब पीछे कितने थे 0, 4 जीरो थे। सो 1 2 3 4, अब नीचे क्या था 2, तो 2, अब मैंने इसको और काटा तो 5,000 रुपए आ गए। तो कुल मिलाकर मेरा उत्तर क्या आ गया बच्चों, 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। ये बच्चों कैलकुलेशन जो है ना 2 से कटा करो आप, 2 2 2, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन गलती नहीं होगी बस, है ना। चलिए, तो 5,000 रुपए की जो राशि होगी ना वो 4 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है 6,600 रुपए हो जाएगी। किस किस को समझ में आ गया भाई? चलिए भाई, चलिए 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 नेक्स्ट, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता है जो 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए के 2, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है वो, ठीक है, 2 के हिसाब से खरीदता है मतलब, और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आसान कितना हार्ड है ये क्वेश्चन, है ना। हर साल पूछा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए 2 के हिसाब से, देखिए 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता है बच्चों। 1 रुपए में अगर वो 2 खरीदता है तो 1 नींबू कितने में खरीदा, सबसे पहले वो चेक कीजिए बच्चों। अगर 1 रुपए के 2 खरीदता है ना तो 1 नींबू का कॉस्ट ये हो गया 1/2। ओके, ये आ गया समझ में। तो भाई 1 नींबू उसने, ये 1 नींबू का क्या है बच्चों, 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस है बच्चों। क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये मिल गया मुझे। अब बच्चों वो 3 रुपए के 5 बेचता है। 3 रुपए के 5 नींबू वो बेचता है। तो 1 नींबू को कितने में बेचा, तो 3/5, ये हो गया 1 नींबू का सेलिंग प्राइस। कितने में विक्रय किया, कितने में बेचा। अब बच्चों लाभ का प्रतिशत निकालना है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला है बच्चों। लाभ प्रतिशत का एक सूत्र है कि आपको जो लाभ हुआ है, जो लाभ हुआ है उस लाभ के अंदर आपने कितने में चीज को लिया था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसका भाग देकर उसको 100 से गुणा कर दीजिए। लेकिन बच्चों अभी हाल फिलहाल मुझे लाभ के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो सबसे पहले मुझे लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ का सूत्र क्या है?
लाभ का सूत्र है बच्चों विक्रय मूल्य, मतलब कि कितने में चीज को बेचा, विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस जो है उसको घटा दीजिए तो आपको लाभ मिल जाएगा। अब बच्चों विक्रय मूल्य मेरे पास है 3/5 रुपए, 3/5 रुपए में उसने बेचा, लिया उसने था 1/2 रुपए में, ये भी मिल गया। अब ये मुझे बच्चों लाभ मिलेगा कि भाई लाभ कितने का हुआ, तो बच्चों मैं इनका एलसीएम लेता हूं, लसअप लेता हूं तो मुझे 10 मिलता है। 5 का भाग दिया, मेरे पास 2 आया, 2 को मैंने 3 से गुणा किया 6 आ गया, माइनस किया मैंने, 2 का भाग दिया 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया, तो 1/10 रुपए। ओके, इतना उसको लाभ हुआ है, इतना उसको प्रॉफिट हुआ है हर नींबू के पीछे, एक नींबू के पीछे उसको 1/10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई प्रॉफिट तो हुआ है मुझे 1/10 रुपए का। ओके, और कॉस्ट प्राइस मेरा बच्चों क्या था, कॉस्ट प्राइस था बच्चों मेरा 1/2 रुपए, मैंने 1/2 रुपए में लिए थे। ठीक है, तो बट्टा में आएगा 1/2, मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों 100, ये सूत्र। ठीक है, चलिए 2 ऊपर आ गया, ये यहां आ गया, तो कुल मिलाकर क्या हो गया बच्चों 2/10 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 20%, 20% का वहां पर उसको प्रॉफिट मतलब कि लाभ हो जाता है बच्चों, डी 20%। बच्चों किसको समझ में नहीं आया सबसे पहले तो वो बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक और शेयर तो आपने किया होगा, और कमेंट में आपको बताना है कि 0 एक पूर्ण संख्या है या एक प्राकृत संख्या है। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, उसने 1 रुपए के 2 नींबू लिए, तो 1 नींबू हो गया बच्चों 1/2 रुपए का। उसने 3 रुपए में, सॉरी क्या दिया हुआ यहां पर, एंड एक सेकंड में आपको समझा देता हूं फिर से, कोई नहीं, 3 रुपए के 5 के हिसाब से उसने बेचे हैं। ठीक है, ठीक है, 3 रुपए के 5 के हिसाब से उसने बेचे हैं, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 1.5 मतलब कि उसने ₹0.5 में 1 नींबू खरीदा एंड 3/5 में उसको बेच दिया। अब बच्चों मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। दोस्तों सबसे पहले मैं लाभ निकालता हूं, लाभ का फॉर्मूला है बच्चों विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। 3/5 में से मैंने 1/2 को घटा लिया, तो मुझे मिल गया 1/10 रुपए, ये उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अब बच्चों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ के अंदर कॉस्ट प्राइस का भाग दे दो, 100 से गुणा कर दो। लाभ हुआ है मुझे 1/10 रुपए का एंड कॉस्ट प्राइस था 1/2 रुपए, मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से। जब इस प्रकार से भाग देते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, ये वाली चीज यहां आती है। ठीक है, सो ये आ गया 2/10 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों को गुणा किया तो 20% मेरा उत्तर मिल गया। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।